गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के एक नए चैप्टर को, जिसकी संख्या है 7, चैप्टर नंबर 7 का प्रथम टॉपिक, और 7 का नाम है रिजिड या सिस्टम ऑफ रिजिड पार्टिकल और रोटेशनल मोशन। रिजिड पार्टिकल्स की अगर बात करें तो वे सारे पार्टिकल्स जिनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग लगा हुआ रहे तो वो रिजिड पार्टिकल रहेंगे, और उनकी रोटेशनल मोशन से संबंधित अगर वो किसी एक फिक्स अक्स के कॉरेस्पॉन्ड राउंड करते हैं तो उनकी मोशंस किस प्रकार होगी, हम इन सब की बातों की चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 कक्षा 11 के फिजिक्स के चैप्टर की, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें पहला जो टॉपिक अपना है वो है रिजिड में कि रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड में किस प्रकार की डेफिनेशन है। हम कहें यदि किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाए, बाहरी या जिसको हम बाह्य कहते हैं, बाह्य बल लगाया जाए तो इसके कणों में, किसके कणों में, रिजिड पिंड के, इसके कणों में परस्पर स्थानांतरण या परस्पर स्थानांतरण नहीं हो या विस्थापन नहीं हो, तो इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड कहते हैं। पहली बात अपने पास ये आ गई, या हम कह सकते हैं इसमें भी कि द सिस्टम ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स, द सिस्टम ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स। फिजिक्स में पार्टिकल को बॉडी भी यूज कर सकते हो, पार्टिकल शब्द भी यूज कर सकते हो। सिस्टम ऑफ बॉडीज और particles in which distances between their particles does not change by applying the external force on it। अगर आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करोगे तो उससे इसके पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। ये कंडीशन कहलाएगी रिजिड बॉडी की। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में पूर्णतया या आदर्श दृढ़ पिंड नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल पर आप फोर्स लगाओ, जैसे मैं इस बोर्ड पर भी फोर्स लगाता हूं तो इसके कण जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जरूर डिफॉर्म होंगे। प्रकृति में पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं है। इन नेचर देयर आर नॉट
आइडियल रिजिड बॉडी। तो फिर क्या होना चाहिए, हम एक कंसीडरेशन मान सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर अपन लोग फोर्स लगाते हैं तो उनके पार्टिकल थोड़े बहुत डिफॉर्म जरूर होते हैं। इसका डिफॉर्म का मतलब हो गया, जैसे ये पार्टिकल है, आपने इधर फोर्स लगाया इस पर, तो फोर्स लगाते ही इसके थोड़े से पार्टिकल अंदर की ओर धस गए। ऐसे पहले यहाँ थे, ये थोड़े अंदर की ओर धस गए, तो ये कंडीशन कहलाती है डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग या कणों के बीच में गैप आना, विकृति, हिंदी में इसका दूसरा शब्द है विकृति आना। अगर आप किसी भी दृढ़ पिंड को फोर्स दोगे तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है वो थोड़े से अंदर की तरफ धस जाएंगे। अगर इसको खींचोगे तो खींच जाएंगे। तो आइडियल रूप से तो हम रिजिड बॉडी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सॉलिड पार्टिकल है उनको हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ हद तक रिजिड बॉडी वाले प्रोसेस होती है। अगर आप जैसे इस बोर्ड को फोर्स देते हो तो हम अपनी आंखों से तो ये नहीं महसूस कर पाते हैं कि ये इसमें प्रेशराइज हो रहा है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इनके पार्टिकल कुछ मिलीमीटर, कुछ माइक्रोमीटर की डिस्टेंस में अंदर की ओर धसेंगे। तो हम ऐसे पार्टिकल्स को या ऐसे बॉडी को, जैसे पत्थर को, लोहे के किसी बने हुए पॉइंट को, उन सब को हम कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। हम कह सकते हैं व्हेन वी apply the external force on the rigid body, ये बार बार ई लिखा जा रहा है, स्पेलिंग है RIGID, rigid body, then its particles are deformed. Particles are deformed. So it is not ideal rigid body, but we can assume that the solid bodies may be as rigid body. May be as rigid body. इसी में आप हिंदी में और लिख दो, इसमें लिख दो, जब किसी दृढ़ पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी दृढ़ पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके कण कुछ विकृत हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं जब दृढ़ पिंडों पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो इसके कण विकृत हो जाते हैं, परंतु हम ठोस पिंडों को दृढ़ पिंड मान सकते हैं।
दूसरी बात, इन जनरल कन्वर्सेशन, in general conversation we can say rigid body as only body या as body। रिजिड बॉडी को हम बॉडी ही कह सकते हैं, पिंड ही बोल देंगे। जैसे हम सामान्य रूप से दृढ़ पिंड को पिंड कह सकते हैं या कहते भी हैं। जितने भी पिंड की बात आती है वो सॉलिड पार्टिकल से संबंधित टॉपिक ही होता है। जैसे पत्थर है तो पत्थर को हम रिजिड पॉइंट ही बोलेंगे। अर्थ है तो अर्थ भी एक रिजिड पॉइंट है। सन, मून, सब के सब क्या है, रिजिड पॉइंट्स है, रिजिड बॉडी है सारे के सारे। इसके बाद आता है रिजिड बॉडी के मोशन कितने प्रकार के हैं। बॉडी टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अगर कहीं बॉडी भी लिखें तो उसका मीनिंग भी रिजिड बॉडी आएगा। दृढ़ पिंड की गति के प्रकार। आप देख सकते हो कि हमारे दैनिक जीवन में कोई भी, जैसे ये पत्थर है, अगर आपने इसको फोर्स लगाया तो एक स्ट्राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा। यानी कोई भी पिंड अगर सीधे पथ में गति करे, स्ट्राइट पाथ में गति करे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या शब्द देंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। और वहीं अगर किसी पिंड को एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में घुमाएं, ऐसे इसके रेस्पेक्ट में घुमाएं, तो उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। दो प्रकार के मोशन हो गए, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन जिसको हम कहते हैं स्थानांतरणीय गति, स्थानांतरीय गति। दूसरा शब्द आ जाएगा घूर्णी गति। स्थानांतरीय गति के तो हम चैप्टर पीछे वाले सारे स्थानांतरीय गति पढ़ के आए थे। हमने सारे इक्वेशंस वगैरह सब इसी के क्या, v = u + 18, s = ut + ½ at², ये v² = u² + 2as, ये सारे के सारे ट्रांसलेटरी मोशन से संबंधित इक्वेशन ही थे। यानी सारे के सारे पार्टिकल्स में हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये पिंड सर्कुलर पाथ में राउंड कर रहा है। थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक जरूर पढ़े थे कि सर्कुलर पाथ में, उसमें पूर्ण रूप से हमने सारी बातें नहीं सीखी थी। रोटेशनल मोशन की बात हम अब करेंगे क्योंकि चैप्टर ही हमारा रोटेशनल मोशन से संबंधित है और ये चैप्टर काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। याद रखें, इस चैप्टर का काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं रोटेशनल मोशन से संबंधित, चाहे वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हो, चाहे किसी अन्य पोजीशंस के हिसाब से हो। तो पहला तो डेफिनेट ये आ जाएगा पार्ट्स ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन और नंबर 2 है रोटेशनल मोशन। हिंदी में इसको कह सकते हो स्थानांतरीय गति, इसको कह सकते हो घूर्णी गति। 2 नंबर स्थानांतरीय और घूर्णी। अब चर्चा करेंगे अपन लोग स्थानांतरीय गति कौन सी होती है और घूर्णी। यदि इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी निकाय के प्रत्येक कण समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी
एक ही दिशा में तय करे तो इसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति कहते हैं। When a body moves, इसमें लिख सकते हो बच्चों, when a body moves in such a way that each particles displaces by equal distance in same direction in same time interval, then this type of motion is called translatory motion। Then this type of motion is called translatory motion। आप ये डायग्राम बना सकते हो बच्चों। जैसे ये एक सिस्टम है जिसमें ये m1 पार्टिकल, ये m2 पार्टिकल, ये m3, m4, ये सारे के सारे पार्टिकल हैं। और जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा, मोशन करेगा, इधर v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, तो सारे के सारे पार्टिकल अपने अपने पथ में पैरेलल रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल रूप से आगे बढ़ेंगे। ये m2 थोड़ा इससे पीछे था यहाँ पर, m3 थोड़ा इसकी सीध में था, ये m3, mn ये नीचे था। तो कहने का मतलब सभी पार्टिकल्स के पाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, समान दिशा में रहेंगे, समान दूरी तय करेंगे। जितना ये आगे था उतना ये आगे जाएगा, जितना ये पीछे था उतना ये पीछे रह जाएगा। तो लेकिन डिस्टेंस सबकी बराबर तय होगी। जैसे मैं इस पेन को अगर मोशन मूव करता हूँ तो पेन का यहाँ पर उपस्थित पार्टिकल और यहाँ, यानी ये पेन असंख्य अणुओं से मिलकर बना है। सिंपल सी बात तो ये है, अनंत अणुओं से, क्योंकि ये परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु से पदार्थ बनता है। ये जिस भी पदार्थ का बना हुआ है, प्लास्टिक का, रबर का, तो इसमें असंख्य परमाणु है। अगर ये मोशन करेगा तो इसके प्रत्येक कण है वो पैरेलली मोशन करेंगे। वहीं अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूं तो देन इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में प्रत्येक पार्टिकल अपनी ही रेडियस के अंदर मूव होता है, वो दूसरे वाले के साथ मैच नहीं करेगी। जैसे m1 वाला जो है वो r1 रेडियस में ही मूव हो रहा है, m2 वाला है जो r2 रेडियस में ही मूव होगा, m3 वाला है वो r3 रेडियस में ही मूव होगा। यानी कि रोटेशनल अक्ष से जो फिक्स डिस्टेंस है उसी पाथ में मूव करेंगे तो वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। तो इसमें नेक्स्ट लिख दो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में बच्चों लिख दीजिए, इन सच ए मोशन इन विच rigid body rotates around a fixed axis, in such a motion in which rigid body rotates around a fixed axis with fixed distance, then इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इस प्रकार की गति में प्रत्येक कण एक नियत अक्ष से लिख दीजिए बच्चों, एक नियत अक्ष से निश्चित दूरी, एक नियत अक्ष से निश्चित दूरी पर चारों ओर घूमते हैं या घूर्णन करते हैं। तो इस प्रकार के गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। ये डायग्राम बना सकते हो, ये वाला बना दो चाहे ये वाला बना दो, दोनों ही डायग्राम सही है। जैसे फिर से अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो मान लो ये कोई एक निकाय है हमारे पास, ये इसका पहला कण है m1, ये दूसरा है इसका m2 कण, ये इसका m3, मान लो असंख्य कण है इसमें। m1 वाले की यहाँ से डिस्टेंस इस रोटेशनल अक्ष से r1 है,
इस M2 वाले की है R2, M3 वाले की है R3। ये पिंड यहाँ पर पड़ा है। जैसे मैं इसको एक धागे से बांध कर और ऐसे घुमाऊं तो धागे से तो ये बंधा हुआ है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पर है, लेकिन ये वाला पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पे नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं, यहाँ ये अक्ष है, यहाँ ये अक्ष है और इसके चारों ओर इसको घुमाना है, तो इसका ऊपर वाला पार्टिकल यहाँ से कुछ अलग डिस्टेंस पे है, बीच वाला कुछ अलग पे है और बीच वाला इधर इस किनारे पे जो पार्टिकल है वो कुछ अलग डिस्टेंस पे है, नीचे वाला कुछ अलग डिस्टेंस पे। फिर ये अगर इसके चारों ओर ऐसे घूमेगा ऐसे, तो प्रत्येक पार्टिकल की डिस्टेंस है वो r1, r2, r3 सो ऑन rn तक रहेगी और हम इस प्रकार के मोशन को फिर रोटेशनल मोशन के रूप में कह देंगे। वापस अगर इसका मैं रोटेशनल एक्सिस वाला डायग्राम बनाऊं तो ये नीचे वाला जैसा डायग्राम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, ये जो पार्टिकल्स थे M1 था, एक M2 था, एक M3 था, ऐसे Mn भी हो सकते हैं। ये R1 डिस्टेंस पे था तो इसका रोटेशनल पाथ जो होगा वो R1 रेडियस का ही होगा। ऐसे ये M2 जो था इसका रोटेशनल पाथ जो होगा वो R2 डिस्टेंस का रहेगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं एक प्रकार से। रेडियस का मीनिंग और क्या है, रोटेशनल अक्ष से फिक्स डिस्टेंस जो अनचेंज रहती है एक्सटर्नल फोर्स लगाने से। क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इन रोटेशनल मोशन? इन रोटेशनल मोशन all particles moves in same plane। एक बात ये जरूरी है, सेम प्लेन, सेम डिस्टेंस नहीं है, एक ही तल में घूमेंगे। जैसे एक पार्टिकल ये है तो ये इसी तल में घूम रहा है, मान लो ये XY तल है, दूसरा पार्टिकल ये है तो ये भी इसी तल में, यानी कि सब के सब पार्टिकल एक ही तल में घूमेंगे। ऐसे नहीं कि ये तो ऐसे घूम रहा है ये ऐसे घूमने लग जाए, नहीं, एक बॉडी के सभी पार्टिकल एक ही अक्ष में घूमेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उपस्थित पार्टिकल बाकी तो सब ऐसे घूम रहे हैं ये ऐसे घूमने लग जाए, नहीं, सभी पार्टिकल एक ही तल में घूमेंगे। तो इसमें लिख सकते हो, घूर्णन गति में गतिशील कण एक ही तल में, घूर्णन गति में गतिशील कण एक ही तल में घूमते हैं अराउंड द, इसमें और लिख दो, अराउंड द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस इसको क्या कहेंगे बच्चों? रोटेशनल एक्सिस कहेंगे इसको, ठीक है। दूसरा, रोटेशनल अक्ष के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है ना वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, ये भी बात सही है। रोटेशनल अक्ष के ऊपर जो पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा। ऑल द पार्टिकल्स लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑल द particles lie on the rotational axis always in rest। ये रेस्ट में रहेंगे। ये घूर्णन गति के ऊपर कोई पार्टिकल है वो कभी भी घूर्णन गति नहीं करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो आप लिख दो, घूर्णन गति पर उपस्थित सभी कण, घूर्णन अक्ष पर उपस्थित सभी कण सदैव स्थिर रहते हैं, सदैव स्थिर रहते हैं। ये तो कुछ हमारे टॉपिक थे। मेन हम सिलेबस के टॉपिक पे पहुंचते हैं। इसके तो बहुत सारे, अब जितने आपको दिख रहा है उतने सारे गुण लिखते जाओ। मेन टॉपिक हमारा है सेंटर ऑफ मास।
ऑफ मास, शॉर्ट में इसको बोलेंगे CM, हिंदी में कह देंगे द्रव्यमान केंद्र, बिंदु भी कह सकते हो, द्रव्यमान केंद्र, बिंदु भी, या द्रव्यमान केंद्र एक ही बात है। क्या चीज हो सकती है, एक बात सुनना बच्चों, जैसे ये कोई डिस्क है, प्लेट है ये कोई, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, मतलब फिक्स डिस्टेंस हर एक पार्टिकल की यहाँ से है। ये कोई एल शेप की आकृति है, एल शेप की आकृति है, इसका रोटेशन होने वाला पॉइंट यहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। ये कोई रिंग है जो अंदर से खाली, रिंग का मतलब चक्कर, जो अंदर से पूरा खाली पड़ा है। डिस्क का मतलब प्लेट, जो घरों में काम में लेते हैं। शब्द सुनना, ये तो डिस्क है, ये रिंग है, ये एल शेप का कोई पार्टिकल है, बॉडी है। रिंग के अंदर का पार्टिकल खाली, लेकिन सेंटर पॉइंट इसका भी यहाँ पर। अगर हम कहें कि किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जिस पर इफेक्टिव मास हो, प्रभावी रूप से हम उस सभी द्रव्यमान को उसके ऊपर मान सके, जैसे मैं इसको इसके चारों ओर घुमाने का प्रयास करूं तो मेरी अंगुली पर इसका पूरा का पूरा मास है वो बैलेंस हो गया। ठीक, कई बच्चे ऐसे कॉपी को घुमाते हैं अंगुली पे लेके, इसका मतलब अंगुली के ऊपर उस पूरी कॉपी का जो मास है, द्रव्यमान है, वो सेंट्रीपाइज हो गया, सेंटर्ड हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। समझे आप? यानी कि किसी भी निकाय का वो बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए या केंद्रित हो, दोनों ही बात सही है। अब जैसे ये रिंग है, तो रिंग में द्रव्यमान तो कहां पर है? किनारों पर है। रिंग का मतलब जानते हो, चक्री, अंगुली में पहनते हैं, वो भी एक रिंग होती है। बड़ा चक्कर भी एक रिंग होता है जो बीच में से खाली है, केवल किनारों किनारों पर उसका मास है। लेकिन वो घूमता किसके रेस्पेक्ट में है? सेंटर पॉइंट के। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो जहां पर होगा वहां द्रव्यमान होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। जैसे डिस्क में द्रव्यमान होता है, सेंटर ऑफ मास बीच में होता है इसके, तो यहाँ पर द्रव्यमान की प्रेजेंस है, मास प्रेजेंट है यहाँ पर, और रिंग है उसमें मास प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, कई बार ऐसे भी बॉडी आते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास उसके अंदर नहीं रहता, आउट ऑफ बॉडी भी हो सकता है, यानी कि पिंड के बाहर भी द्रव्यमान केंद्र हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और द्रव्यमान केंद्र पर मास यानी द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें परिभाषा सिंपल सी लिखनी है, इसकी छोटी सी परिभाषा लिखनी है, फिर हम इसकी डिस्टेंस या इसका सेपरेशन का सूत्र हम ज्ञात करेंगे। परिभाषा में लिखिए द्रव्यमान वाले में, दैट पॉइंट इन a body or system, that point in a body or a system of particle, system of particles, whole masses of body, whole masses of body considered or concentrated at a point, then this point is called center of mass, center of mass। हिंदी में लिख दीजिए, किसी वस्तु या पिंड में, किसी वस्तु या पिंड में वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान
केंद्रित हो या माना जाए, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो या माना जाए तो इसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा और सुनो इसकी, एक परिभाषा तो ये, दूसरा भी लिख सकते हो, एक मेन डेफिनेशन और लिख सकते हो। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों के आघूर्णों का योग शून्य होता है, आघूर्णों के सदिश योग का मान शून्य होता है। द्रव्यमान केंद्र के, नेक्स्ट बात लिखनी है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों का आघूर्णों का सदिश योग, आघूर्णों का सदिश योग, आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। आघूर्ण का जो सूत्र होता है ना बच्चों, मूवमेंट का, जो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मूवमेंट, आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान इनटू दूरी, किससे भी, घूर्णन अक्ष से। तो पहले पार्टिकल का द्रव्यमान m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 सो ऑन mn rn इज इक्वल टू 0, ये आघूर्ण कहलाएगा। मेन डेफिनेशन ये है इसकी, i का मान 1 से n तक mi ri इज इक्वल टू 0। हिंदी में, इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, द वेक्टर सम ऑफ all moments, vector sum of all moments respect to the center of mass, respect to the center of mass become 0, become 0। thus ये डायग्राम भी बना देना ऐसा, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से दूरी r1, यहाँ से r2, ये r3, ये rn, ये m1 पार्टिकल, ये m2 है, ये m3 कण है, ये mn है, और यहाँ ये cm है, cm का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो पहले पार्टिकल का आघूर्ण कितना है m1 r1, दूसरे का कितना है m2 इंटू r2, m2 इंटू r2, तीसरे का कितना है m3 इंटू r3, और सो ऑन mn का कितना है भाई, mn का है mn इंटू rn, ये मूवमेंट कहलाता है। कुछ बातें नीचे और लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड सेंटर ऑफ मास, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य द्रव्यमान केंद्र से संबंधित, महत्वपूर्ण तथ्य सीएम से रिलेटेड, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सीएम सेंटर ऑफ मास, महत्वपूर्ण तथ्य द्रव्यमान केंद्र से संबंधित। क्या क्या थे, मैंने अभी थोड़ा चर्चा किया था। पहला लिख दीजिए, पहला तथ्य इसका क्या है, मास कैन बी फिजिकली प्रेजेंट, मास कैन बी
physically present on the center of mass or not for example जैसे ये डिस्क है, तो डिस्क में मास हर एक जगह प्रेजेंट रहता है। तो डिस्क में मास प्रेजेंट रहेगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर मास प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट ऑन द CM। वही मैं कह दूं नहीं है, इसका मतलब रिंग, ये रिंग, डिस्क का मतलब चकती, DISC डिस्क, CM पर द्रव्यमान उपस्थित है। अंग्रेजी में लिख सकते हो द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, यहां लिख सकते हो द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे या उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1 चकती जिस पर द्रव्यमान उपस्थित है, नंबर 2 रिंग यानी वलय, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में रिंग या वलय दोनों ही कह सकते हो। ये आर रेडियस की है, ये भी जैसे ये भी आर रेडियस की थी, तो इस पर मास क्या है भाई, प्रेजेंट नहीं है, मास डज नॉट प्रेजेंट ऑन CM, द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। दूसरा फैक्ट लिखो, दूसरा फैक्ट है सेंटर ऑफ मास कैन बी एनीवेयर, सेंटर ऑफ मास कैन बी एनीवेयर आउटसाइड और इनसाइड द सिस्टम। द्रव्यमान केंद्र निकाय में बाहर या अंदर कहीं भी उपस्थित हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र निकाय में बाहर या अंदर कहीं भी उपस्थित हो सकता है। जैसे इसमें भी उदाहरण देखो, द्रव्यमान केंद्र वाले में भी कैसे भाई, हमने एक तो ये बात सीख ली कि इस पर द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण है रिंग यानी वलय, चक्कर, टायर अगर ऊपर वाला खोखा रखें या बीच वाला नहीं रखें तो अंदर उसके सेंटर ऑफ मास रहता है। जैसे बाहर का मतलब जैसे एल शेप की आकृति है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास यहां पर होता है। कहां पर है ये भी, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। यानी द्रव्यमान केंद्र का मतलब है इफेक्टिव मास। अगर इस एल शेप को इसके चारों ओर घुमाना चाहोगे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं घूमेगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही घूम जाएगा। यहां से इसको बांध दो किसी प्रकार से, फिर घुमा के देखो, घूम जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेजेंट मास हो भी सकता है, दूसरी कंडीशन बाहर भी हो सकता है और अंदर, इनसाइड का मतलब जैसे रिंग की बात कर ले तो रिंग में क्या है भाई, इनसाइड ऑफ द सिस्टम।
CM इनसाइड ऑफ द सिस्टम। यहाँ आउटसाइड, तंत्र यानी निकाय, कोई इसको निकाय बोल देता है, कोई इसको तंत्र बोल देता है, कोई इसको पिंड भी बोल देता है। निकाय के बाहर, ठीक है, ये निकाय के अंदर, निकाय के अंदर ये CM। कुछ इसके फैक्ट्स और हैं जो अपन करेंगे चर्चा। आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे वापस नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।